अच्छा, सो टाइम हो गया है एंड आई थिंक वी शुड बिगिन। सबसे पहले अगर वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रेवलेंट डिजीज है दैट इज एस्थमा। एस्थमा का पूछेंगे तुमसे यूएचएस वाले, तुमसे पूछेंगे सीओपीडी का, ब्रोंकिक्टेसिस का, और इन डिजीजेस का पूछेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है ना? जी हाँ। तो अब when we begin with asthma, so one of the most important things that we used to, which we have to recognize is that कि asthma में patient के lungs किस तरह के होते हैं। So see this, asthma में क्या होगा कि normal airway is going to have a good luminal diameter। asthma में क्या होगा कि asthmatic airway के अंदर बहुत सारे ऐसे मीडिएटर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो म्यूकोजा है और जो सब म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम हो जाती है, और जो इर्द गिर्द मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रोफी करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज कि देयर इज दिस कॉल्ड द नॉर्मल एयरवे, जहाँ पे आपको लुमिनल डायमीटर नजर आ रहा है कि इट्स गुड इनफ, बट व्हेन एस्थमा हिट्स इन द लुमिनल डायमीटर इज गोइंग टू रिड्यूस, और फिर जब एस्थमेटिक एक्सर्बेशन होगी तो वो और इवन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वन थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड यहाँ पर है कि कल हमने डिस्कस किया था कि जब एयरवे पतली होती है और हवा का जो फ्लो है उसके अंदर से, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग नॉइज, है ना? वी डिस्कस दिस राइट? तो Yes. पॉइंट टेक करने वाली बात है कि वी डिस्कस कि ट्रेकिया पे आपको नॉर्मल बंदे में आवाज आएगी, मगर व्हेन यू गोइंग टू ऑस्कल्टेट हिज लंग्स आपको आवाज नहीं आएगी नॉर्मल बंदे में। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे के साथ ये हो रहा है कि उसकी जो एयरवेज है वो पतली हो रही है, so the pressure that is going to be per square surface area or per क्या inches or centimeters surface area, that is going to increase जब भी वहां से हवा गुजरेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा पेशेंट का कि आपको उसकी ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स आएंगी। ठीक है, जब हम अपनी सीटी मारने के लिए जब हम अपनी लिप्स को पतला करते हैं तो सीटी आती है ना, तो एक विसल आता है। Yes. तो व्हाट हैपेंस इन एस्थमा इज कि वो एयर इतने पतले लूमेन के थ्रू जा रही है कि वो सीटी मारेगा, और इस चीज को हम कहते हैं वीज। ठीक है, किसी को अभी तक कुछ समझ ना आए तो वो बता दे या फिर यस लिख दे चैट बॉक्स में कि समझ आ गई है। ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो बेसिकली बंदे की लूमन पतली हो गई है और वो सीटियां मारी है उसकी एयरवेज, दिस इज कॉल्ड एस्थमा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। अब हम इस बेसिक आइडिया के ऊपर बिल्ड अपॉन करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डजंट एवरीथिंग गेट स्वॉलन, मतलब किस तरह? थिन ल्यूमन क्या मतलब? हाँ, यू आर राइट। थिन ल्यूमन का क्या मतलब है कि ल्यूमन नहीं कहेंगे उसको, क्या ल्यूमन तो बेसिकली जो अंदर वाला जो खाली एरिया है ना उसको मैं कह रहा हूँ, दैट इज द ल्यूमन। आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल द ल्यूमन, राइट? एज फार एज आई नो दिस इज कॉल्ड द ल्यूमन। ठीक है, अब जो इसके इर्द गिर्द टिश्यू है वो इन्फ्लेम हो गया जिसकी वजह से ल्यूमन पतला हो गया है। ठीक है, स्मॉल ल्यूमिनल डायमीटर जैसे अमरी ने लिखा, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट यू अक्रॉस। ठीक है, कि जो लूमन है वो ही पतला हो गया क्योंकि इर्द गिर्द के टिश्यूज उसके ऊपर चढ़ के आके बैठ गए कि भाई मैं तो तुम्हें पतला कर रहा हूँ, यू आर गोइंग टू डाई नाउ। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अब एक्सर्बेशन में वो और पतला हो जाता है और सिम्टोमेटिकली बंदे के सिम्टम्स और वर्स हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, लेट्स गो आगे। अब इस पिक्चर में देखो, ये एक बंदा है जिसके नॉर्मल है और ये एक बंदा है जिसका स्वेलिंग हो गई है, एयरवे इन्फ्लेमेशन हो रही है। दिस इज दी हॉलमार्क ऑफ एस्थमा के एयरवे की आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसके अंदर म्यूकस फंसा हुआ है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है लेकिन वो ऐसा म्यूकस होता है जो ऊपर तक नहीं आता। ठीक है, लुक एट दिस वन, सेम थिंग। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक आई वांट राइट नाउ, किसको मैं कहूँ कि वो टाइप करके मुझे बताए? आई वांट महानूर, आप मुझे टाइप करके बताओ कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा। एक बंदे की अगर एयरवेज इतनी पतली हो गई हैं तो क्लिनिकली किस तरह प्रेजेंट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? ओपन एंडेड, राइट व्हाटएवर यू वांट टू। गुड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वेरी नाइस। अच्छा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ एमजे। महानूर, कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डू यू वांट टू राइट एनीथिंग एल्स? बस परफेक्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और वीज, यही बेसिकली आपके कार्डिनल सिम्टम्स हैं। अब म्यूकस वाली जो बात यह है कि जब आपकी एयरवे इन्फ्लेम होती है और वहां पे हाइपर एक्टिविटी होती है तो म्यूकस इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता मगर एक एक्सटेंट पे प्रोड्यूस होता है।
in asthma, the biggest differentiating point between COPD and asthma is कि COPD में पेशेंट को बहुत ज्यादा म्यूकस होगा, एस्थमा में होगा म्यूकस, मगर वो इस तरह का म्यूकस होगा कि बंदा एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता मोस्टली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो पड़ा हुआ होगा उसकी एयरवेज के अंदर, जो एग्जैजरेट कर रहा होगा उसकी थिनिंग ऑफ द ल्यूमिनल डायमीटर को, मगर एट द एंड ऑफ द डे दैट कैन नॉट बी एक्सपेक्टोरेटेड। ये थोड़ा सा फर्क है। सीओपीडी वाला बहुत सारा म्यूकस निकालेगा, ग्रीन कलर का गंदा म्यूकस निकालेगा, ठीक है। परफेक्टली फाइन मानूर, समझ आ गई मुझे, यूर राइट। चलो आगे चलते हैं। अब एस्थमा की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आपको क्रॉनिक एस्थमा हो गया है और दूसरा एक्यूट एक्सेस्पिरेशन हो गई है, ठीक है। एक्यूट एक्सप्रेशन थोड़ी खतरनाक होती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से आ जाती है, और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बंदे को काफी अरसे की एस्थमा की हिस्ट्री होती है। अब राइट नाउ आई वांट यू टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब क्रॉनिक एस्थमा होगा तो एक बात याद रखना, क्रॉनिक एस्थमा इज द कॉज ऑफ एयरवे रीमॉडलिंग, ठीक है। जब एक जगह पे इतना ज्यादा नॉक्शियस स्टिमुलस लगे जा रहा है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होए जा रही है, ग्रोथ फैक्टर्स आए जा रहे हैं, वहां पर क्या होगा, फाइब्रोसिस, ठीक है। तो क्रॉनिक एस्थमा की वजह से एयरवे रीमॉडलिंग हो जाती है। रीमॉडलिंग की वजह से बंदा परसिस्टेंटली उसके सिम्टम्स एक्सेस्परेटेड स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं, उसकी एबिलिटी टू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कम हो जाती है, ठीक है। वैसे ब्रीथ आउट का ज्यादा मसला होगा उसको, ब्रीथ इन का कम होगा, लेकिन जब क्रॉनिक बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो दोनों इट गोज साइड बाय साइड, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट दोनों मसले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर तरफ फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है, बिकॉज बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सही है। सो लेट्स गो आगे। पैथोफिजियोलॉजी तुम लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा इसको बस ये बता रहा था कि इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, जब याद करने वाली चीज आएगी वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। अभी तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि आईजीई आएगा। आईजीई का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। मास्ट सेल्स और बेसोफेज और इयोसिनोफिल्स आएंगे, क्योंकि पेरिफेरल इयोसिनोफिलिया आपने लेना होता है टू डायग्नोस एस्थमा, और मास्ट सेल्स और बेसोफिल इसको रिएक्ट करते हैं। तो ये तुम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी हुई ऑलरेडी, आई डोंट हैव टू गो इनटू दिस डिटेल, ठीक है। एवरीवन इज गुड विद दिस, सबको पता है कैसे होता है। एमजे, विशाल, सब बताओ। यू गाइस नो पैथोफिजियो में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो पहले बिफोर वी गो ऑन। परफेक्ट, चलो लेट्स गो आगे। अब हम थोड़ा सा ना लेट्स मेक दिस पैथोफिजियोलॉजी अ बिट क्लिनिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने डिस्कस कर लिया एयरवे हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। पैथोफिज में ये आ गई बात, सही है। अब एटोपी में क्या होता है कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं चीजों के लिए, जैसे कि कुछ पोलन को एलर्जिक होते हैं, तो पोलन इंड्यूस्ड अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी हमने कर लिया है, अब हम आगे एटोपी के ऊपर। एटीपी में क्या होगा कि एक पेशेंट जिसको पोलन जिसने इनहेल किया, तो इवेंचुअली उसका ना एक्सैस्पिरेशन हो गया अस्थमा की, तो दिस इज एन एटोपी, ठीक है। एटोपी में क्या आता है, डस्ट आता है, डस्ट की जगह डेंडर आता है, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा की, तो एटोपी के अंदर तीन तीन चार चार पांच पांच चीजें आ गई, जैसे कि एटोपी में डेंडर, डस्ट, हिस्ट्री आ गई। अब नेक्स्ट गो टू एन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज के हाउ डू ड्रग्स प्ले देयर रोल। अब यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ना एस्प्रिन सेंसिटिव एस्थमा एक चीज होती है। अब इसमें क्या होगा कि एस्प्रिन बेसिकली क्या करता है कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, तो उससे क्या होगा कि जो ल्यूकोट्राइन पाथवे होता है ना, उसकी तरफ सारा आपका ट्रांसफर और शिफ्ट हो जाता है, तो इवेंचुअली ल्यूकोट्राइन ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और रिएक्टिविटी और हाइपर रिएक्टिविटी एग्जैजरेट हो जाएगी। समझ आ गई ना। एस्प्रिन क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजनेस को रोकता है ना, तो वो सारा जो शंट है ना पाथवे, शंट होके ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन पे लग जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, ये एससीक्यू में ये वाली बात कोई नहीं पूछेगा। एस्पिरिन की जो है वो करने के वो साइक्लोऑक्सीजनेस को पकड़ता है। दिस इज एन एमसीक्यू जो एक दफा आया था, पुरानी बात है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि कुछ केसेस में एक्सरसाइज इंड्यूस होता है, ठीक है। इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि क्यों होता है, लेकिन बस इसमें ये है कि जो पेरिसेलुलर एलिमेंट्स होते हैं ना लंग्स के अंदर, वहां से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। अब वाटर लॉस होने की वजह से क्या होता है कि ना इससे बेसिकली ये होता है जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है ना, वो ट्रिगर हो जाती है, और जो वहाँ पे मीडिएटर्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं,
एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो। इसमें सिर्फ एस्प्रिन वाली बात इंपॉर्टेंट है और एटोपी वाली बात इंपॉर्टेंट है। रीमॉडलिंग ऑफ द एयरवेज हमने क्रॉनिक में डिस्कस किया था, फाइब्रोसिस होगा, ये सब कुछ होगा, ठीक है। अब एक एमसीक्यू यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आमतौर पे जो एस्थमा है, एलर्जिक एस्थमास, ठीक है, उनमें आते हैं, ठीक है, लेकिन देयर इज टाइप ऑफ ए वेरिएंट ऑफ एस्थमा, ठीक है, इस एस्थमा को हम कहते हैं पॉसी ग्रैन्युलोसिटिक एस्थमा। अब ये वाला एस्थमा जिसमें न्यूट्रोफिल्स होंगे। अब इसमें तुमसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे कि पॉसी ग्रैन्युलोसिटिक एस्थमा में कौन से सेल ज्यादा होते हैं, तो तुमने ये बताना है कि उसमें ज्यादा होंगे, सही है। पैथोफिजियोलॉजी में से सिर्फ तुमसे यही चीजें पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। पॉसी ग्रैन्युलोसिटिक एस्पिरिन कैसे हाइपर एक्टिविटी होती है, और क्रॉनिक का सबसे बड़ा मकसद प्रॉब्लम क्या होता है कि फाइब्रोसिस होती है। पैथोफिजियो यू नो इट ऑल, आगे तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं तुम्हें आई वांटेड टू शो यू दिस डायग्राम, जिसमें मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि किस तरह आपकी ना हाउ डज रिडक्शन ऑफ FE1 और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एस्थमा के बीच में इन्होंने, हाँ तुमने रेज किया हैंड एमजे, बताओ क्या क्वेश्चन है। अच्छा कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बताओ, जो समझ नहीं आई। टाइप इन कर दो। अच्छा इसमें सिर्फ ये पॉइंट है कि ना पॉसी ग्रैन्युलोसिटिक जो एस्थमा होता है ना, वो एक वेरिएंट है एस्थमा का जिसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं, सिर्फ ये बात है, और तुम्हें कुछ पता नहीं होना चाहिए इसके बारे में। वरना आमतौर पे ये होता है ना कि बहुत सारे इन्फ्लक्स आएगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इओसिनोफिल्स बढ़ेंगे, लेकिन पॉसी ग्रैन्युलोसिटिक एस्थमा में ये होता है कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होंगे। दैट इज ऑल यू नीड टू नो, इसकी और कोई डिटेल पता होने की जरूरत नहीं है, ना कोई कुछ पूछेगा, बस ये MCQ आने का खतरा है, दैट्स इट, ठीक है। एमजे मैं तुम्हारा हाथ लोअर कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई, चलो गुड है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि अब तुम ये लोग देखो, जो पहली वाली डायग्राम है 17.17, इसमें एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी आपकी क्या कहते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम में से किसी से कहता हूँ कि एक्सप्लेन करे, कौन वॉलंटियर करेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे आई नीड अ वॉलंटियर टू एक्सप्लेन भी 17.17। कोई है? यस चलो हमजा, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। और ये चलो सकलैन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सकलैन, हम थोड़े से रास्ते में हैं, वी आर अहेड ऑफ, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह डिस्कस कर लिए हैं। मैं क्लास के एंड में जब टाइम रह जाएगा तो फिर आई टेल यू कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी जो तुमने मिस की हैं, सही है। अभी हमजा तुम दो 17.17, ओपन अप योर माइक। तो इसमें है कि एक्स एक्सिस पे हिस्टामिन कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे रिडक्शन इन FEV1। नॉर्मल ग्रीन लाइन से शो हो रहा है, इट्स लाइक अ बेस लाइन ऑन 0%। लेकिन जैसे ही उस पे ये है कि हिस्टामिन के कंसंट्रेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है नॉर्मल एयरवेज पे। लेकिन जैसे ही पेशेंट सिवियर अस्थमा या माइल्ड अस्थमा में है तो उस पर थोड़ा सा इफेक्ट है at higher histamine concentration. लेकिन in severe asthma, even a lowest concentration of histamine can cause marked reduction in FEV1 up to about 20%. और जो moderate asthma है उसमें ये है कि mid range histamine concentration, यानी mid way है reactivity of airways in between mild और severe के, और normal में कोई इतनी खास histamine का effect नहीं आता। तो especially reactiveness of airway through histamine and its relationship with FEV1. ठीक है, तो हमें इससे सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस हमें ये मिल रही है इस सब से, the thing that we're getting from this is कि जैसे ही बंदे की कंडीशन वर्सन होगी, एस्थमा वर्सन होगा, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी, उसकी the probability of him going into exacerbation of asthma increases, ठीक है। अब इसमें एक चीज लिखी हुई यहाँ पे लिखा है ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट, ठीक है। बिफोर वी गो ऑन मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। अब ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट का मकसद ये होता है बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हमने पहले ये किया था ना याद, कि हाइपर रिएक्टिविटी है एयरवेज की, हाइपर रिएक्टिविटी है अस्थमा। अब यू हैव टू ऐड वन थिंग मोर टू इट, ठीक है। अब ये पक्का याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज रिवर्सिबल
हाइपर रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि ये ठीक भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। रिवर्सिबल किस, अब हमने, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है, उसे कहते हैं उसे एस्थमा है भाई, उस वक्त ही इज परफेक्टली फाइन, सो हाउ विल वी नो कि उसे एस्थमा है? हम उसे नॉक्शियस स्टिमुलेंट दे देंगे, ठीक है, जस्ट सच एज हिस्टामिन, मेथाकोलिन या मैनिटोल। वो रिएक्ट करेगा, और अगर वो रिएक्ट करता है तो वी कैन टेल कि इसको सिवियर एस्थमा है, मॉडरेट एस्थमा है, किस तरह का एस्थमा है। यू गेट द आइडिया? समझ आ गई सबको अब तक? यस लिखें आगे प्लीज, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन मोर टाइम, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ ए पेशेंट विद एस्थमा वेरी सो मच, इतने अलग अलग तरीकों से ये प्रेजेंट करते हैं, एंड टू मेक श्योर कि उस पेशेंट को एस्थमा है कि भी नहीं है, वी हैव टू गिव हिम अ चैलेंज टेस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि वो रिएक्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, दूसरी वाली को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, लेट्स गो आगे। अब हमने जो डिस्कस किया था क्लिनिकल फीचर्स, अब हम इसको फॉर्मली रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक पेशेंट जो आएगा एस्थमा के साथ, उसकी सबसे मोस्ट कॉमन चीज क्या होगी? उसकी वीजिंग होगी। ठीक है, ब्रेथलेसनेस होगी और चेस्ट टाइटनेस होगी और कफ भी हो सकती है। वीजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब साथ में क्या क्या हो सकते हैं माइनर फीचर्स देख लो, लेकिन ये अगर चार चीजें फुलफिल हो रही है ना, तो यू हैव अ क्लिनिकल सस्पिशन कि इसको एस्थमा है। ये चार चीजें अगर फुलफिल हो रही है, अदर माइनर फीचर्स देख लो। अगर वो एटॉप, मुझे बताओ नंबर सकलैन, चलो मुझे तुम बता दो कि पेशेंट को एक्जिमा साथ में क्यों हो सकता है एस्थमा के? चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ ठीक है, जबरदस्त। अब जो पेशेंट एक्जिमा के साथ होगा ना, उसमें एस्थमा के चांस बढ़ते हैं क्योंकि ही इज मोर प्रोन टू एलर्जी। नेजल पॉलिप्स किस में होंगे ये तुम लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन तुम लोग को याद होगा पैथोफिजियोलॉजी से। अगर याद हो, अबू सुफियान याद है तुम्हें? बता दो, अगर लिख सकते हो तो लिख दो। सैम्पटस ट्रायड एक चीज होती थी, हाँ गुड, विशाल फातिमा ने लिखा सैम्पटस ट्रायड। सैम्पटस ट्रायड में आपको एस्थमा के साथ वो भी मिल सकता है, क्या कहते हैं, नेजल पॉलिप्स। अच्छा, एक और चीज ये है कि जिससे मैं पूछूं प्लीज वो बताए, ताकि मुझे पता हो कि मैं किस चीज को पॉइंट आउट करूं, वो जागा हुआ है कि नहीं जागा हुआ। ठीक है, तो जब मैं कहूँगी कि नाउ यू ऑल कैन टेल, तो यू कैन ऑल टाइप। ठीक है, वेस्कुलेटिक रैश किस में होगा? कोई वेसल्स की कोई डिजीज है जिसका एस्थमा के ताल्लुक है, बताओ कौन सी है? बताएगी मुझे अमरीन। नहीं पता, इट्स ऑलराइट, कुछ नहीं होता, यू कैन राइट, मुझे नहीं पता। चक स्ट्रॉस, वेरी गुड हमजा, अमरीन से पहले तुमने जवाब दे दिया। ठीक है, चक स्ट्रॉस सिंड्रोम होता है जिसमें आपको एस्थमा हो सकता है साथ में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वी गो फॉर, आप लोगों ने जो चीज याद रखी ना इसमें, नंबर 1 की वीजिंग होगी, कफ होगी, ब्रेथनेस होगी, चेस्टाइटिस होगी। ये जो नेजल पॉलिप्स, एक्जिमा और वेस्कुलेटिक रैश है ना, ये आ सकता है एमसीक्यूज में, आज तक आया नहीं है, लेकिन यू शुड नो कि नेजल पॉलिप्स सेम्पटर्स में होते हैं, एक्जिमा एटोपी के साथ होता है, वेस्कुलेटिक रैश चक स्ट्रॉस के साथ आएगा। ठीक है, यू शुड नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये आएगा, इट्स नॉट वेरी हाई यील्ड। ठीक है, हम अदर फीचर्स में जाते हैं। अब अदर फीचर्स में क्या होता है कि ना, साथ में जो पेशेंट एस्थमा के आएगा ना, उसकी डायरनल वेरिएशन होगी, सुबह खराब होगा, रात को कभी बार ठीक हो जाएगा, नॉक्टर्नल कफिंग भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ में कफ वेरिएंट एस्थमा होता है। ये बहुत रेयर चीजें, ये तुम्हारे क्लिनिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा अदर फीचर्स ऑफ द डिजीज वाले पार्ट में से। ठीक है, एग्जाम में जो ऊपर चार बड़ी चीजें लिखी है वही पूछेंगे। ठीक है, डायरनल वेरिएशन में ये होता है कि सुबह के वक्त ज्यादा होता है, रात को एग्जैजरेट कर जाता है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन करना नहीं चाहिए। कफ वेरिएंट एस्थमा में क्या होता है कि एक पेशेंट कफ के साथ प्रेजेंट करता है, उसमें वीज नहीं होगी, उसमें ब्रेथलेसनेस होगी, बड़ा रेयर चीज है, लेकिन कुछ होते हैं जो डायग्नोसिस के साथ बड़ी मुश्किल से आते हैं। कुछ में हिस्ट्री ऑफ बीटा ब्लॉकर्स होती है, एस्प्रिन की हिस्ट्री होती है, एनसेड्स की हिस्ट्री होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की होती है, कोलिनर्जिक एजेंट्स की होती है, बीटल नट्स की होती है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो तुम्हारी बुक में लिखे हुए, लेकिन दे आर गोइंग टू रेयरली टेस्ट यू ऑन दिस। ठीक है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायरनल वेरिएशन में सुबह के वक्त ज्यादा होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू गाइज टू गो टू spenti.com। मैं लिखता हूँ जरा, क्या कहते हैं इधर,
menti.com पे जाओ सारे और यहाँ पे आंसर करो अगले क्वेश्चंस का। मेंटी का है 93384। आ गए हो? आई हैव ओनली 4 आंसर्स अप टिल नाउ। मुझे चाहिए आगे और चाहिए आंसर्स। आई हैव 5 आंसर्स। मुझे जो सारे पार्टिसिपेंट्स है सब आंसर दें। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर 30 seconds टू आंसर द क्वेश्चन और फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू गो ऑन। वी कैन नॉट वेट। So we have 6 answers till now. चलो, इसका मतलब है कि 7 लोगों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ एक बंदे ने कहा है कि एलर्जेंस और फ्लू होंगे और बाकी सब ने कहा है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑल ऑफ द अबव। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है फॉर द पर्सन जिसने एलर्जेंस और द फ्लू किया है। उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्मोक और एक्सरसाइज दोनों चीजें कर सकती हैं। स्मोक इसलिए करती है बिकॉज ये नॉक्शियस एलिमेंट है, और एक्सरसाइज इसलिए करती है क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। ठीक है, तो एलर्जेंस और फ्लू तो करेगा ना, स्मोक और एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब यू गाइस आर गोइंग टू गिव मी अ सेकंड। मैं जरा अच्छा गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। मेंटी पे आप वापस लॉग इन करें और हम क्वेश्चन नंबर 2 चलाएंगे और फिर आपने उसका आंसर करना है सबने। क्वेश्चन नंबर 2 चलें, भी बताएं। आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। यू हैव अराउंड 1 minute टू डू दिस। सेम मेंटी का कोड है 933384, उसी पे जाना है। मेंटी नॉट लेटिंग यू आंसर, जरा देखता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने गलत कर दिया होगा कुछ। मैं जरा देखता हूँ क्या मसला हो रहा है यहाँ पे। यार फिर से पता है, तुम वापस लॉग इन करो। हमजा लॉग इन करो वापस। करो आंसर सारे। मुझे तो सिर्फ 2 लोगों का आंसर मिला है अभी तक। आई नीड मोर आंसर्स। ठीक है, आई हैव अराउंड 5 आंसर्स टिल नाउ। मिशाल करो।
6 आंसर्स मेरे पास आ गए हैं, मेरे पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं, आई नीड मोर। यस, सेम 93338384। एमजे क्या मतलब यू स्विच द क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। इस क्वेश्चन का जो टाइम है वो इलैप्स हो चुका है। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, क्वेश्चन गलत कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी गाइस। ब्रोंकोस्पैज्म वाला था, मैंने गलत क्वेश्चन लगा दिया तुम लोगों के लिए। दिस इज माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। हम ये मैं थोड़ा सा डम काम कर चुका हूँ। जो ब्रोंकोस्पैज्म वाला क्वेश्चन है उसको प्लीज सारे वो करें, आंसर करें। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मुझे भी प्रैक्टिस मेरी खत्म हुई हुई है। अब सारों को फिर से आंसर करना पड़ेगा। ये ब्रोंकोस्पैज्म वाला क्वेश्चन करेगा, ठीक है? सारे ब्रोंकोस्पैज्म वाला करें। ठीक है, तो तुम लोगों ने 6 लोगों का मुझे जवाब आया एंड ऑल ऑफ देम सेड के ई है, 2 और 3 है। दैट्स गुड। स्नीजिंग इज नॉट रिलेटेड विद ब्रोंकोस्पैज्म। ब्रोंकोस्पैज्म में स्नीजिंग नहीं होगी। और मिशाल ने सजेशन दी है कि शी वांट्स टू हैव द आंसर्स ओवर हियर। तो अगले क्वेश्चन का हम ये कर लेंगे इफ यू वांट टू। लेकिन अगले क्वेश्चन का मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मेंटी पे करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सही है, तो ऑल ऑफ यू हैव डन इट राइट। 2 एंड 3 है इसका आंसर, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अभी मेंटी पे मत जाना, मैं तुम्हें बोलूंगा जब मेंटी पे जाना होगा। अब मेंटी पे जाके आंसर करना सब। और इसका आंसर करो। यू हैव अराउंड 1 मिनट मोर। 34 पे आई एम गोना क्लोज दिस। menti.com पे जाओ और वही वाला कोड यूज करो जो तुम लोग को दिया था मैंने। मेरे ख्याल से मेंटी प्रॉब्लम कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। रिफ्रेश करो मेंटी को, फिर से लॉगिन करो। चलो बस ठीक है, इफ यू गाइस आर नॉट ओके विद दिस तो फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं आगे से। ये आखिरी बार हम मेंटी यूज करें, फिर मेंटी को हम आगे यूज नहीं करेंगे, ठीक है? असल में मेंटी ना बेसिकली यूज होता है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग। जैसे कि इडोपिया की क्लासेस में ना अराउंड होते थे कोई 44 बच्चे जिनको पढ़ाना होता था। और 44 बच्चों के आंसर्स को रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी मुसीबत होती थी। लेकिन तुम लोग 8-9 हो तो दैट्स ऑल राइट। अगर कल को लोग बढ़ते हैं तो वी आर गोइंग टू शिफ्ट बैक टू मेंटी। अब से हम मेंटी को यूज करना बंद करेंगे, ठीक है?
किसी को अगर इस बात से प्रॉब्लम है तो बता दें, लेकिन अभी हम मेंटी रोक रहे हैं क्योंकि तुम लोग कम हो एंड वी कैन मैनेज दिस। चलो, इसका जो आंसर है वो मैं देख लेता हूँ तुम लोगों ने क्या दिया है मोस्ट कॉमन का। क्वेश्चन 3 का आंसर आप लोगों ने मेजॉरिटी ने गलत दिया है माशाल्लाह से। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू गाइस थोड़ा सा। अब मसला पता है, इसका आंसर था द मोस्ट कॉमन का एस्थमा का। सब ने ई की, सब ने आई गेस डी किया हुआ है और कुछ लोगों ने ई किया हुआ है, लेकिन इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो वीज है। ठीक है, इसका आंसर बी था। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एस्थमा इज बी। ठीक है, ये गलत मत करना। यहाँ पे मैंने सारे सिम्टम्स नहीं पूछे, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, और वो सिर्फ बी है 2, दैट इज वीज। कफ और पेन नहीं आता इसमें। लोगों ने डी किया हुआ है, सिर्फ एक बंदे ने बी किया था, वो पता नहीं कौन है, लेकिन गुड ऑन यू। बाकी सारे तुम लोगों ने गलत किया आंसर। ठीक है, बस मुझे ही मेंटी का होता है कि अगर आप गलत आंसर करते हो तो यू कैन लाइक, गलत आंसर करने से कोई डरता नहीं है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स जस्ट गेट ओवर दिस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डेविडसन में नहीं है और तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जीना क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमा। सही है। अभी हमने क्या क्या चीज़ें की थी डिस्कस, हम बिफोर वी बिगिन दिस हमने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए थे, हमने पैथोफिजियो डिस्कस की थी, और हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम आ जाएंगे कि इसकी हमने क्लिनिकली क्लासीफाई कैसे करना है। ये वाली चीज़ तुम लोगों ने कैप्टन से पढ़नी। हमसा तुम्हारा क्वेश्चन है, बताओ क्या कह रहे हो। तुम्हारा हैंड रेज्ड है। अच्छा बस ठीक है। अच्छा, अब ये बात लिख लो कहीं पर कि ये चारों की जो तुमने फीचर्स पढ़ने हैं वो तुम लोगों ने कैप्टन से पढ़ने हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है नाइट सिम्टम्स की, जहाँ पे बात हुई हुई है ना, ये थोड़ा सा फर्क लिखा हुआ है। कैप्टन में इसको सही तरह से लिखा हुआ है, इसका तुम्हारा कहीं डेविडसन में नहीं लिखा हुआ। यू हैव टू डू इट फ्रॉम कैप्टन। जो इसकी FE1 रेशो है ना, और जो ये मतलब कि एक और भी परसेंटेज प्रिडिक्टेड, और ये का मुझे याद नहीं आ रहा PEFR किससे स्टैंड करा था, मुझे सडनली भूल गया है। लेकिन जो ये वाली वैल्यूज है ना, ये ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर डे भी ठीक है, लेकिन जो नाइट सिम्टम्स इस डायग्राम में है ना वो थोड़े डिफरेंट हैं। कैप्टन में जो लिखे हैं वो करने हैं। तो इनकी बेसिस पे हम बेसिकली एस्थमा को 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं: इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सेवियर परसिस्टेंट। और इसी के मुताबिक हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द जीना क्लासिफिकेशन। यू शुड नो दिस, क्योंकि ये हर कोई पूछेगा अगर तुम्हारे पास लॉन्ग केस में पेशेंट आता है एस्थमा का। ठीक है, तो यू शुड मस्ट नो दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, यस थैंक यू। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट होता है, और ये जो इनकी परसेंटेज है ये ठीक है। बेशक इसकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम कैप्टन को खोल के ये कर लेना याद से। ठीक है, मेरे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, जो ये क्लासिफिकेशन गिवन है ना, ये जीना क्लासिफिकेशन ही है, और GINA है विशाल। सबको नजर आ रहा है ये जो पिक्चर बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इंटरमिटेंट, माइल्ड, परसिस्टेंट? कैन एनीवन टेल? विशाल को क्यों नहीं नजर आ रहा? बस ठीक है विशाल, आई थिंक तुम्हारा कोई इशू चल रहा है, तो यू कैन सर्च इट अप ऑनलाइन। तो ना ये बेसिकली जीना क्लासिफिकेशन एंड यू शुड नो दिस। कैप्टन में पढ़ लेना। लेट्स मूव ऑन। अब डायग्नोसिस कैसे करना है, इसके 3 मॉडलिटीज हैं डायग्नोज करने के। ठीक है, हिस्ट्री, लंग फंक्शंस एंड अदर टेस्ट। हिस्ट्री का मैंने तुम्हें बता दिया कि व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, वही सारी बातें। सैम्पटस ट्रायड देखोगे, you're going to look for check straws, you're going to look for nasal polyps। उसमें तुम देखोगे कि एटोपी की हिस्ट्री तो नहीं है, ड्रग हिस्ट्री किस तरह की, सारी चीजें तुमने हिस्ट्री से ली। नंबर 1 चीज हमेशा डायग्नोसिस में लिखते हो आप हिस्ट्री करने के लिए। देन यू गो फॉर द लंग फंक्शन टेस्ट, और फिर उसके बाद जाते हैं अदर टेस्ट। लंग फंक्शन में क्या आएगा? लंग फंक्शन में वही आएगा, रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग करनी है आपने। अब रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग क्या है? वो ये जो हमने बताया था कि आप एक पेशेंट को बुलाओगे, आप उसको, जो एस्थमेटिक है और उसके बुरे हालात हैं
और आपने उसको देना है ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर दोगे, 20 मिनट्स बाद उसकी FEV1 फिर से मेजर करोगे तो उसकी रेज्ड होगी। अब ये कितनी % रेज्ड होगी ये तुम लोगों को याद करना है अच्छी तरह से, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट वेरी 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 वेल। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिफोर ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी FEV1 ज्यादा होगी, फिर उसके बाद बढ़ जाएगी जब आप ब्रोंकोडायलेटर्स को दोगे, जो भी पेशेंट आया अस्थमा के सिम्टम्स के साथ। अब वो कितना बढ़ना है ये हम देखते हैं। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, ठीक है। लंग फंक्शंस में क्या क्या चीजें करनी है आपने। नंबर 1, FE1 में 12% इंक्रीज आया है जब आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया, इसका मतलब है उसको अस्थमा था 12%, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस तब रेज होता है जब 15% से ज्यादा इंक्रीज करता है, मतलब कि 15% इज टू 400 ml ऑफ एयर, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। नंबर 2, जो पॉइंट आपने लंग फंक्शंस को देखते हुए आपने डायग्नोस करना है कि आपने सुबह और रात को आपने किया उसका मेजर, क्या कहते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, और उसमें 20% डायर्नल वेरिएशन आई है 3 दिन 1 हफ्ते में, कंसिस्टेंटली 2 हफ्ते तक। यू गेट द पॉइंट? समझ आ रही है सबको ये यहां तक? यस लिख दो, ठीक है। पहले आपने देखा हिस्ट्री ली, फिर आपने उसके लंग फंक्शंस के लिए आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया, ब्रोंकोडायलेटर में 12% इंक्रीज है, आपने कहा इसको अस्थमा है। दूसरा क्या तरीका है, चेक किया कि 20% डायनर वेरिएशन आ रही है 3 दिन से ज्यादा 1 हफ्ते में 2 हफ्ते तक, ठीक है। तीसरी जो चीज आपने देखनी है, FEE1 15% डिक्रीज की है जब आपने उसे 6 मिनट एक्सरसाइज कराई है, ठीक है। ये सारी बातें लिखी हैं डेविडसन में। अब यहां पर हम एक और बात ऐड करेंगे, ठीक है। आइदर इट्स एक्सरसाइज और आइदर इट्स मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। 15% डिक्रीज के साथ जो आपने ऐड करनी ना चीज, जो कैप्टन में लिखी हुई है, वो है कि एक्सरसाइज की जगह आप मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट भी करा सकते हो पेशेंट का। ये अपने नोट्स पे लिख लो या फिर याद कर लो कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती, 15% डिक्रीज अगर आपका मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट के बाद भी आ रहा है तो दैट मीन्स आपके पेशेंट को अस्थमा है, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से परसेंटेजेस आएंगे तुम्हारे MCQs में, इसमें से इवन ये 6 मिनट की एक्सरसाइज है, कितने मिनट की एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो दिस वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट, अदर टेस्ट कौन से हैं डायग्नोसिस के? स्किन प्रिक टेस्ट कर सकते हो, आप पेरिफेरल ब्लड इओसिनोफिलिया कर सकते हो, आप चेस्ट एक्सरे देख सकते हो। स्किन प्रिक टेस्ट बेसिकली आप करते हो बेसिकली उन लोगों में जिनके अंदर एटोपिक की हिस्ट्री होती है, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड इओसिनोफिलिया उसको क्या करेगा, उसको बेसिकली स्ट्रेंथिफाई कर देगा आपकी डायग्नोसिस को, ठीक है। अब मुझे कोई बताए कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, कल हमने डिस्कस किया था। महानूर मुझे बताओ कि चेस्ट एक्सरे में क्या नजर आएगा? लिख दो उसके अंदर क्या कहते हैं, चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, व्हाट आर यू गोइंग टू सी इन दी चेस्ट एक्सरे। कल डिस्कस किया था ये चीज। एनी वॉलंटियर? अच्छा, मानूर कल एब्सेंट थी, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। चलो, एनी वॉलंटियर हु वुड लाइक टू ऐड? द फ्लोर इज ओपन फॉर एनीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, चेस्ट एक्सरे में क्या नजर आएगा? ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है ना एक्सरे, तो इसमें क्या नजर आएगा? हाइपरइंफ्लेशन नजर आएगी, वेरी गुड। सारे जो बाकी सुन रहे हैं वो सुनते जाएं। आपकी जो सारे लंग्स हैं और जो रिब केज है वो रेज्ड होगा, बड़ा होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड होगा। अगर एस्थमा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है और बहुत ज्यादा एक्सैस्परेटेड स्टेट पे पेशेंट है, तो उसका एक चीज होती है उसे हम कहते हैं ट्यूबुलर हार्ट, वो होगा। हार्ट पुश हो जाएगा लंग्स की वजह से, डायफ्राम फ्लैटनिंग हो जाएगी, वेरी गुड सकलैन, ये भी होगा। कार्डियक रेशियो डिक्रीज होगी, ट्यूबुलर हार्ट होगा, लंबा सा हार्ट लटका हुआ बीच में नजर आएगा क्योंकि वो लंग्स की वजह से अंदर की तरफ पुश हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू सी इन एन एक्सरे ऑफ ए पर्सन जिसको क्या कहते हैं, एस्थमा है, ठीक है। मानूर आपकी ना मुझे वो नहीं मिली, क्या कहते हैं, इनपुट नहीं मिली। कैन यू ओपन अप योर माइक राइट नाउ मानूर?
माइक हो सकती हो? आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। आप अनम्यूटेड हो, कैन यू स्पीक? आई थिंक शी कैंट स्पीक। आई नीड अ वॉलंटियर जो मेरे क्वेश्चंस को आंसर करे, उसका माइक ओपन होना चाहिए। एएमजे, आर यू देयर? जी हाँ चलो, जी। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि डायग्नोस्टिक 3 मोडालिटीज है, उनको एक्सप्लेन करो। डायग्नोस्टिक क्या है? जो डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मोडालिटीज हैं जो आप एस्मा के लिए करते हो, क्या क्या 3 चीजें करते हो? एक हिस्ट्री थी हाँ, और एक लंग फंक्शन टेस्ट था जिसमें ठीक हमने है। रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में ब्रोंको डायलेटर देखे। तीसरा मैंने मिस कर दिया था, तीसरा क्या था मुझे सॉरी पता नहीं है। देखा, ये मिस नहीं करना, नहीं गलत बात है। अच्छा बताएं बताएं बताएं। अदर Sorry. टेस्ट जो थे, अदर टेस्ट में क्या क्या थे बताओ? नहीं अदर तो मेरे पास है, जो थर्ड आपने नहीं अदर में तो मेरे पास है। अदर में स्किन प्रिक टेस्ट था, पेरिफेरल हाँ, ब्लड इओसिनोफिलिया और चेस्ट एक्सरे। ठीक है। मिशाल, परफेक्टली फाइन। मिशाल, कैन यू ओपन अप योर माइक एंड आई वांट यू टू टेल मी कि लंग फंक्शन टेस्ट में जो 3 क्राइटेरियाज थे डायग्नोस्टिक, उनके बारे में बता दो तीनों। रुको जरा, मैं तुम्हें देखता हूँ। मिशाल, तुम्हें अनम्यूट किया हुआ है मैंने। saying 1 minute. अच्छा क्या बताना है मैंने? आपने ये बताना है कि वो जो 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज थे वो क्या थे, जो मैंने 3 बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था। जब आप लंग फंक्शन करोगे तो परसेंटेजेस क्या क्या थी? वो वो एक था कि FEV1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% अगर ज्यादा बड़े बाय गिविंग ब्रोंकोडायलेटर्स, और अगर मतलब स्ट्रांगली सस्पेक्ट हो जाता है अगर FEV1 ग्रेटर देन 15% राइज करे, और अगर एक्सरसाइज या मेथाकोलिन टेस्ट पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% डिक्रीज करे, एंड आई फॉरगॉटन द थर्ड। यही थे, वो जो तीन ही बीच थे, में यही था, थे। और एक और नहीं था बीच कि में था, बीच में wave था। 20% डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल वेरिएशन थी, 3 for 3 days in a week और for 2 weeks। परफेक्ट। बस ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना, इससे MCQ आएगा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ अभी से। ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन। आई एम गोइंग टू म्यूट यू गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ना ये एक चीज है कि जब भी आप ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर यू शुड नो कि लेवल्स ऑफ एस्थमास होते हैं, कंट्रोल होता है, एक पार्शियल कंट्रोल होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, और इनको डिफाइन करने के पूरे तरीके होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तुमसे, मगर इसकी बेसिस के ऊपर ना हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली देखना है कि बेसिक पेशेंट का, आपका जो पेशेंट है उसका एस्थमा कंट्रोल्ड है कि नहीं है, और वो ये वाला क्राइटेरिया यूज करना है। ये कर बहुत दिल कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लेना, लेकिन ना ये हम यूज करते क्लिनिकली और ना ही ये पेपर में कोई पूछेगा, ये बना हुआ है डेविडसन के अंदर। अब जो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम 2 तरीकों से करते हैं इसकी। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, और नंबर 2 स्टेप वाइज मेडिकल मैनेजमेंट। अब रिव्यू मैंने तुम लोगों से यहाँ पे लेना है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से अवॉइड करेंगे, एवरीवन टाइप इन योर चैट बॉक्स, एक एक बता दो। मिशाल, इसके बाद हम जाते हैं, we're going to go back। ठीक, एक्सरसाइज, पोलन, डस्ट, ठीक है, स्मोकिंग गुड, आंसर लारेब तुमने फिर से किया है। सकलैन का, अबू सुफियान का आंसर मुझे नहीं मिला, किधर हो तुम दोनों? पेट्स, सकलैन वेयर आर यू? ठीक है, सकलैन भी हो गया, सही है। ठीक है, यू गाइस नो वेरी वेल। जो तुमने चीजें मिस की वो एक तो नंबर 1 है कि एस्पिरिन नहीं लेनी और बीटा ब्लॉकर नहीं लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने तुम्हें कहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा एक और चीज ये है कि हमजा, परफ्यूम्स ना कंट्रोवर्शियल है, दे आर नॉट 100%। ठीक है, कंट्रोवर्शियल चीज है परफ्यूम्स, तो उसके ऊपर हम नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई वाज रीडिंग टुडे, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आई वाज रीडिंग टुडे एक साइट पे व्हेन आई वाज मेकिंग योर क्वेश्चंस, तो परफ्यूम्स जरा कंट्रोवर्शियल है तो उसको छोड़ दो, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट डोंट डिस्कस परफ्यूम। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब जो हमने करनी है ना मेडिकल मैनेजमेंट,
मेडिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू क्लिनिकली, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लॉन्ग केस एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्वेश्चंस. जो इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो हर बुक में डिफरेंट लिखी हुई है, बट यू आर गोइंग टू फॉलो डेविडसन बिकॉज वो स्टैंडर्ड बुक है. सही है. नाउ वी आर गोइंग टू गो नेक्स्ट. इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज मैनेजमेंट. स्टेप बाय स्टेप करना है. ठीक है. स्टेप 1 क्या है? अगर एक बंदा बहुत थोड़े थोड़े सिम्टम्स के साथ आ रहा है, डेविडसन ने ना इसको क्लासिफाई नहीं किया. असल में ये भी बड़ा मसला है ना कि किस स्टेज के लिए कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए. वो कैप्टन में लिखा हुआ है लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ. तो तुम स्टेप 1 स्टेप 2 करके इस तरह ही याद करो सारे के सारे. ठीक है. स्टेप 1 में क्या है कि आप ना एक पेशेंट जिसको थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, ठीक है, आपने उसको दे देनी ओकेजनल सैबा. व्हाट इज अ सैबा? सैबा याद रखो, इट्स शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. ठीक है. इसके एग्जांपल्स में आते हैं सैल्ब्यूटामॉल आता है और टर्ब्यूटोलिन आता है. ठीक है. ये आप दोगे. ये इनहेल्ड होता है. इनहेल्ड आईसीएस भी से कहते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं. सैबा आईसीएस सैबा इसको कहता है आमतौर पे. ठीक है. और ये आप पेशेंट को देते हो और वो इसको इनहेल करता है. सही है. इनहेल करने के बाद इनहेल करने के बाद ना लाइक ही इज गोइंग टू यूज दिस. जब भी उसको एक सिम्टम हुआ ना तो यूज दिस इज एन ओकेजनल यूज. अब स्टेप 2 पे आपने कब आना है? जब आपको उसकी रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी देनी पड़ेगी. मतलब उसका ओकेजनल इनहेल सैबा से काम नहीं चल रहा. ठीक है. तो सैबा को आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं कहते, मैंने गलत बोल दी. बीटा 2 एगोनिस्ट है और इट्स नॉट ए क्या कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड. आई एम रियली सॉरी. सैल्ब्यूटामॉल इज नॉट लैबा. सैल्ब्यूटामॉल इज सैबा. जो लैबा होते हैं ना उसमें फेमिट्रियोल और इस तरह के और 2-3 नाम है वो आते हैं. ठीक है. आई एम सॉरी फॉर आईसीएस जो मैंने सैबा को बोल दिया. सैबा इज डिफरेंट एंड आईसीएस इज डिफरेंट. ठीक है. सैबा इज बीटा एगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिफरेंट होते हैं. अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि उसको रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी देनी है. आप उसको स्टार्ट कराओगे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. याद रखना, नॉट एन ओरल, नॉट एन आईवी, बट एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. इसमें मैंने जरा लिख दी है गलत. हाँ, सैबा जैसे लेबा हम हमजा ने लिखा है सैमिट्रियोल होता है. वेरी गुड. अच्छा, तो अब हम जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर. अब चैट बॉक्स पे जरा अवॉइड करना. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस राइट नाउ. स्टेप 1 हमने कर लिया. स्टेप 2 में है कि हमने आईसीएस देना है और हमने सैबा देना है. इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है. यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है. दिस इज 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ बेक्लोमेथासोन या ब्यूडेसोनाइड. इसको देने का क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट को पिछले 2 साल में एक्सैस्पिरेशन हुई है, या वो सैबा यूज कर रहा है 3 दफा वीक में या ज्यादा, या उसके सिम्टम्स हैं 3 दफा वीक में या ज्यादा, या उसको वो बार बार रात को 1 दफा उठ रहा है पर वीक. ठीक है. स्टेप 1 आपने स्टार्ट किया. उस पेशेंट ने इन चारों में से कोई कंप्लेन की, यू गो फॉर स्टेप 2. समझ आ रही है सबको? यस लिख के बताओ अगर समझ आ रही है. ठीक है. पहले आपने ओकेजनल सैबा दिया, देन यू गो फॉर रेगुलर प्रिवेंटिव थेरेपी. ठीक है, जिसमें आपने सैबा और आईसीएस दोनों ऐड कर दिए. किस क्राइटेरिया पे ऐड किए? वो तीनों क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं. बिफोर आई गो ऑन टू स्टेप 3, मैंने मिसाल के लिए ये दिखाना था, तो स्क्रीनशॉट ले लो मिसाल. आई फॉरगॉट. डन. चलो आगे चलते हैं. अच्छा, हम स्टेप 3 पे आते हैं. ठीक है. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में तो हमने स्टेप 2 में हमने आईसीएस 400 माइक्रोग्राम्स दिया था. याद रखना 400 माइक्रोग्राम्स. 400 माइक्रोग्राम सैबा प्लस आईसीएस दिया था. अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे कि हम आईसीएस को 800 माइक्रोग्राम्स पे ले जाएंगे. ठीक है. 3 ड्रग्स देंगे, सैबा भी देंगे और लेबा भी देंगे इस बार. या तो आप लेबा दोगे या आप उसको ओरल लिकोट्राइन इनहिबिटर दे दोगे, मंटलोकास दे दोगे. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, मगर जो अच्छा ऑप्शन है ना वो लेबा है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. ठीक है. तो आपने एड ऑन थेरेपी स्टेप 2 में था आपके पास 400. स्टेप 2 में आपके पास 400 माइक्रोग्राम्स था आईसीएस. स्टेप 3 में आपने उसको बढ़ा दिया, 800 पे ले गए, सैबा कंटिन्यू किया और साथ में लेबा ऐड कर दिया. समझ आ रही है सबको यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट चीज है. यू हैव टू. ये सारा डेविडसन से है. दिस इज ऑल डेविडसन. ठीक है. अब जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 इज एड ऑन थेरेपी विथ 4 ड्रग्स.
4 ड्रग्स में आपने क्या करना है कि आपने सैबा लैबा कंटिन्यू किया हुआ है और आईसीएस भी कंटिन्यू किया है। सबसे पहले आपने आईसीएस की डोज बढ़ानी है 2000 माइक्रोग्राम्स पे, सही है। डोज बढ़ा दी, सैबा वही रखा, लैबा वही रखा, साथ में आपने ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर ऐड कर दिया जिसमें मोन्टेलोकास्ट या फिर थियोफाइलिन कर दी, स्लो रिलीज बीटा 2 एगनिस्ट कर दिया, या फिर लैमा ऐड कर दिया। लैमा इज बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एगनिस्ट, ठीक है। लैमा के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है कैप्लान के अंदर, लेकिन डेविड्स टायोट्रोपियम, यस, लैमा के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है कैप्लान के अंदर, मगर योर बुक है डेविडसन, यू हैव टू फॉलो डेविडसन। डेविडसन में कहा है कि लैमा आपने स्टेप 4 में ऐड करनी है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, गो फॉर द रिकमेंडेड बुक, ठीक है। लैमा इज लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक और बीए इज बीटा एगनिस्ट जिसमें स्लो रिलीज बीटा एगनिस्ट है, ठीक है। समझ आ रही है सबको? प्लीज टाइप डाउन रेस्ट अगर यहाँ तक, इफ वी हैव एवरीवन ऑन बोर्ड, सब यस लिख ले। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो। गुड, वेरी गुड, मतलब कि यू ऑल आर ऑन बोर्ड। अब स्टेप 5 पे क्या करना है कि आपने ना आईसीएस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रोका है और ओरल प्रेडनिसोलोन देना शुरू कर दिया है। उसका कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने ओरल प्रेडनिसोलोन देना शुरू कर दिया है और साथ में आपने ओमेलिजुमाब देना शुरू कर दिया है, सही है। सारा कुछ कंटिन्यू करना है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रोक देना है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, डेविडसन में इसने नहीं बताया कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। कुछ जगह कहती हैं करो, कुछ कहते हैं नहीं करो, लेकिन व्हाट वी फॉलो इज कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को आपने बंद करना है और आपने ओरल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट कर देना है स्टेप 5 में, ठीक है। और साथ में आपने ओमेलिजुमाब यूज कर देनी है। इसके स्टेप के अंदर एक और भी एडिशन होती है जो तुम लोग याद कर लो तो सही है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं आखिर में तंग आके, कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा तो ये हो सकता है, लेकिन दिस इज वेरी स्टॉप, यहाँ तक तुम्हें याद करना है, इससे आगे तुम्हें याद नहीं करना, ठीक है। तो 5 हमने किए। अब हम इनको जल्दी जल्दी से फटाफट शॉर्ट टर्म्स में हम यूज करेंगे, रिवाइज करेंगे। स्टेप 1 सेबा, स्टेप 2 सेबा प्लस 400 माइक्रोग्राम्स, स्टेप 3 आईसीएस 800 माइक्रोग्राम्स किया, सेबा ऐड की और लैबा ऐड की, ठीक है, या फिर लीकोट्राइन कर सकते हैं लेकिन लैबा ऐड करनी है। स्टेप 4 में क्या किया, 4 ड्रग्स पे चले गए। आईसीएस को नंबर 1 2000 माइक्रोग्राम्स पे किया, सेबा ऐड किया, लैबा ऐड किया, ल्यूकोथियो, स्लो रिलीज बीटा एगनिस्ट या लैमा ऐड किया, ठीक है। स्टेप 5 में क्या किया, जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड था उसको बंद किया, गो फॉर ओरल प्रेडनिसोलोन और ओमेलिजुमाब ऐड कर दी, ठीक है। एवरीवन ऑन बोर्ड? 5 स्टेप्स आते हैं सबको? टाइप डाउन यस। सकलैन गुड। और किसका नहीं है? महानूर का नहीं आया जवाब अभी तक। महानूर समझ आ गई है? गुड। और अमरीन आपको आ गई है? सबको आ गया? एवरीवन ऑन बोर्ड? परफेक्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कहीं आपका पेशेंट ठीक होना शुरू होता है ड्यूरिंग द थेरेपी, यू गो फॉर स्टेप डाउन। इसी स्टेप से जिस तरह बढ़ते गए हो इसी तरह से आप स्टेप डाउन करते जाओ, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब एक चीज मैं कोई एक मुझे क्वेश्चन बता दे, इसका जवाब दे, उसको क्या कहते हैं, खुलते ही कॉलेज में चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। अगर हम एक पेशेंट को ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है और उसको मिटिगेट हमने कैसे करना है? एनीवन? सबसे बड़ा नुकसान? ये सारी किताबें एड्रेनल शटडाउन, कुशिंग वगैरह, ये सब किताबों में लिखा हुआ होगा, लेकिन जब मेडिसिन साइड पे आओगे ना, दिस इज नॉट पैथोलॉजी, दिस इज मेडिसिन। यू हैव टू गो फॉर सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज से सबसे ज्यादा खराब होगी? हाफिज अबू सुफियान ने आंसर दिया है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। बिल्कुल सही दिया। यू विल गेट अ चॉकलेट व्हेन दिस ओपन्स कॉलेज। ऑस्टियोपोरोसिस होगी लोगों में, इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसका आंसर दो। गुड, एल्ड्रोनेट दे देंगे, बिसफॉस्फोनेट्स हम स्टार्ट कर देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो बेसिकली यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, जब भी आप एस्थमा की ट्रीटमेंट करते हो, योर बिगेस्ट प्रायोरिटी इज कि आपने डोजेज ऑफ
क्या कहते हैं ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितनी पॉसिबली कम कर सकते हो करो, जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो करो, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैट इज कि आपके पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस में जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द होल थिंग। ट्रीटमेंट स्टेप 1 2 3 4 5 वी आर डन, वी आर गोइंग टू गो नेक्स्ट। अब हम आते हैं एक्सैस्परेशन ऑफ एस्थमा, ठीक है। Now I'm going to throw a scenario at you guys. I'm going to take around only 10 minutes more. 9-10 पे पूरी क्लास ओवर हो जाएगी. We are done with asthma almost. I'm going to give an example to you. उसका आंसर देना है। एक पेशेंट आपके पास एस्थमा के साथ आया है, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इमरजेंसी में खड़े हुए हो। जो क्रॉनिक एस्थमा वाला है उसका तो आपने करा लिया ना, हिस्ट्री, लंग फंक्शन टेस्ट और ये सब कुछ कर लिया। एक्सैस्परेशन ऑफ एस्थमा का कैसे डायग्नोसिस करोगे? एनी गुड स्टूडेंट? पहला स्टेप क्या होगा? एक्सप्लेन करो हमजा। ड्रॉपिंग स्टैट्स क्या? पल्स ऑक्सीमेट्री, गुड। पल्स एबीसीडी करोगे, पल्स ऑक्सीमेट्री देखोगे उसकी, फटाफट आपने देखना है कि उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री कैसी है। अगर उसका 91% से कम है, यू गो फॉर ऑक्सीजन। फटाफट तुमने ऑक्सीजन लगाई उसको, तुमने कहा कि मैं इसको ठीक कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको बस ठीक करना है, सही है। जो होती है ना ऑक्सीजन सैचुरेशन की, वो 92% होती है, उससे कम होगी तो वो करेंगे हम सैबा देंगे। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड आंसर मिशाल। सैबा हमें देना जरूरी है बिकॉज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट फटाफट ऐड करते हैं, दैट इज गुड, ठीक है। हम जाते हैं एक्सैस्परेशन के ऊपर कि हमने एस्थमा में क्या करना है। याद रखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एक्यूट सीवियर एस्थमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। हमारा क्वेश्चन लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स वाला जो पॉइंट है ना, इसके अंदर से आया था, इस वाले के अंदर से। उसने दिए हुए थे बहुत सारे क्या कहते हैं क्वेश्चंस, उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें पता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट सीवियर एस्थमा के अंदर ये सारे फीचर्स होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर ये वाले सारे फीचर्स होंगे, नियर फेटल के अंदर ये वाले फीचर्स होंगे, ठीक है। एक्यूट सीवियर एस्थमा में जो पेशेंट आएगा ना, उसकी पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है 33 से 50% होगा। हार्ट रेट उसका 110 से ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी रेट उसका 25 ब्रेथ से ज्यादा होगा, और वो एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकेगा 1 ब्रेथ में। ये 4 बेसिकली डायग्नोस्टिक इमीडिएट असेसमेंट क्राइटेरिया है एक्यूट सीवियर एस्थमा का, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग में कब कन्वर्ट होता है? जब वो 33% से कम हो जाएगी पीईएफ। समझ आ रही है? एक्यूट सीवियर एस्थमा इज 33 to 50%, लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग है दैट इज बिलो 33%। SpO2 92% से कम है, PaO2 8 किलो पास्कल से कम है 60 mmHg से। नॉर्मल या रेज PaCO2 के चेस्ट साइलेंट हो जाएगी बंदे की लाइफ सेटिंग में। बाकी सब में उसकी वीज आएगी, यहाँ पे इसकी चेस्ट साइलेंस हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, साइनोसिस में जाएगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। पहले क्या था? टेकिपनिया में गया हुआ था। देखो एक्यूट सीवियर एस्थमा में देखो हार्ट रेट कितना ज्यादा है, 110 से ज्यादा है। यस, लाइफ थ्रेटनिंग में क्या हुआ? वो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, एरिथमियाज में जा रहा है, सही। एग्जॉशन होगी, डिलीरियम बहुत कॉमन होता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट। ये लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्यूट सीवियर? नंबर 1, पीईएफ इसमें ज्यादा कम है। नंबर 2, हार्ट रेट में ब्रेडिकार्डिया है। नंबर 3, वहां पे रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हुआ था, लेकिन तुम इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें ये होता है कि उसका सांस लेने की रफ्तार कम हो जाती है, वो टेकेपनिया में नहीं रहता, और वो बंदा कोमा में है, बोल ही नहीं सकता, डिलीरियम में और कोमा में है। मतलब कि सेंटेंस क्या वो लफ्ज बोलेगा मुश्किल से सिर्फ, ठीक है। ये फर्क है लाइफ थ्रेटनिंग और एक्यूट सीवियर एस्थमा में। अब नियर फेटल एस्थमा में क्या होगा? बाकी सब में PaCO2 आपकी नॉर्मल थी, लाइफ थ्रेटनिंग में नॉर्मल है या रेज्ड होगी, ठीक है। नियर फेटल में आपकी PaCO2 पक्की रेज्ड है, ठीक है, और उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए, CPAP, BPAP, कॉन्टिन्यूस प्रेशर एयरवे और इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन की उसको जरूरत पड़ गई है। ये तीनों तुम लोगों को याद हो गए? आर यू ऑन बोर्ड विद मी? से यस। कोई समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। परफेक्ट। Saklan, are you on board? गुड, सारे ऑन बोर्ड है। महानूर ने रिप्लाई किया है, कर दिया है,
और कौन कौन रहता है? हाफिज अबू सुफियान ने किया है, कर दिया है, ठीक है, सब ऑन बोर्ड है, परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। हमने बात की मैकेनिकल की, क्या पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन कब चाहिए होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्लिनिकल पर्सपेक्टिव के लिए। तो ना इससे एमसीक्यूज आएंगे, ये जो हाउ टू डायग्नोस वाली, ठीक है, इससे तो आएंगे एमसीक्यूज, पक्की बात है ये। इससे एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने रेस्पिरेटरी असिस्टेड वेंटिलेशन कब देनी है पेशेंट को। नंबर 1 कॉमा में होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में होगा, एबीजी उसकी खराब हो रही है, जिसमें PSO2 कम हो रहा है, PSCO2 ज्यादा हो रहा है, पीएच लो हो रही है, एग्जॉशन, डिलीरियम, ड्राउजीनेस, ठीक है। ये सारे फीचर्स आते हैं किसमें? नियर फेटल अस्थमा में। अच्छा AMJ, ये मैं तुम्हारा ना ये कंप्लीट करके ना फिर मैं तुम्हारा इसका आंसर देता हूँ। FE1 के अंदर और पीक एक्सपेरेटरी फ्लो रेट, ठीक है, बल्कि मैं बताया तो जल्दी से। FE1 वो होती है जो आप 1 सेकंड में फोर्स्ड एक्सपेरेटरी निकालते हो, 1 सेकंड के अंदर जो निकलती है, FE1 कहते हैं, ठीक है। और पीक एक्सपेरेटरी फ्लो रेट तब होता है जब आप बहुत सारी उससे आप हवाएं दिलवाते हो पेशेंट से स्पायरोमीटर में, जो पीक वैल्यू आती है ना उसको देखते हो आप, दैट इज द पीक वन, पीक एक्सपेरेटरी फ्लो रेट, ठीक है। ये तो सारी बातें ना ये मैं तुम्हें सबको एक्सप्लेन करूंगा जब हम PFTs पढ़ेंगे। PFTs मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है समझना। जब तुम COPD एस्थमा कर लोगे तो समझना जरा आसान हो जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा चीजों का, ठीक है। तो हम इसके बाद वो करेंगे, PFTs करना है हमने, ठीक है, डोंट अबाउट इट। अच्छा, हाउ टू डायग्नोस वाला इंपॉर्टेंट है। अब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे पेशेंट की, फटाफट आएगा को ऑक्सीजन लगाओ, 92% से उसकी सैचुरेशन ऊपर लेके जाओ। फिर उसके बाद क्या करना है, तुमने हाई डोज इनहेलेड ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स हाई डोज ऑफ क्या कहते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिख दिया मैंने, सॉरी गलत हो गया, ये ICS नहीं है बॉयज, ये इसको ICS को हटाओ, ये गलत लिखा हुआ है मैंने, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया है, मैं इसको ठीक करता हूँ। अच्छा, हाई डोज ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं। हाई डोज ब्रोंकोडायलेटर्स में आप क्या करोगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट हो गए, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा आप दोगे उसको इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। जब अक्यूट सिवियर या लाइफ थ्रेटनिंग में जाता है ना पेशेंट, तो आपने उसको ऑक्सीजन दी, उसको आपने सैबा दिया और सैमा दिया। सैमा इज शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एगनिस्ट, जिसको हम कहते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। सैबा सैमा ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ये आप सिर्फ सैमा अक्यूट एक्सपिरेशन में यूज करते हो। अकॉर्डिंग टू डेविडसन आपने क्रॉनिक एस्थमा में यूज नहीं करना, ठीक है। साथ में आपका पेशेंट, आपको पता है कि अक्यूट और सिवियर में तो वो कुछ खा पी तो सकता नहीं, उसे सांस दिया जा नहीं रहा, तो आप उसको ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो दे नहीं सकते, तो आप उसको IV ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोगे, ठीक है। ये तीनों एसेंशियल स्टेप्स हैं, जो तीनों ऊपर वाले हैं ना, ऑक्सीजन, हाई डोज ब्रोंकोडायलेटर्स और सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये एसेंशियल स्टेप्स हैं, ये देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज बताता जाऊं कि सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एग्जैक्टली सेम पोटेंसी होती है। अगर आप ओरल दे सकते हो तो प्रेफरी भी देते हो, लेकिन आपके जो पेशेंट सिवियर एस्थमा के साथ आते हैं तो यूजुअली नहीं दे पाते। आपने साथ में उसको IV फ्लूइड्स देने, क्योंकि वो बंदा बुरे हालात में आएगा, और साथ में पोटेशियम सप्लीमेंट्स और मैग्नीशियम IV देनी है, दैट इज इट, ठीक है। मैग्नीशियम IV इसलिए देते हो क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम करती है, ठीक है। और पोटेशियम सप्लीमेंट्स इससे देने होते हैं क्योंकि आप इंसेंसिबल लॉस जो हो रहा है ना, क्योंकि पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है, तो एयरवे से बहुत ज्यादा लूज कर रहा होता है, साथ में उसकी pH भी खराब हुई होती है और उसका फ्लूइड बैलेंस भी खराब होता है, तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स आमतौर पे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीजन, ब्रोंकोडायलेटर्स और सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और बाकी जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है उसमें आपने फ्लूइड्स देने हैं और पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने हैं। पेशेंट को कंट्रोल में लेके आना है और ठीक करना है। यहाँ पर एक चीज लिख लो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये है या नहीं है, मैं इसलिए इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया स्लाइड के अंदर, क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस करते रहते तो बहुत ज्यादा हो जाता है।
फिगर 17.24 है डेविडसन में, पेज नंबर 573 पर। इसको रीडिंग करनी है सिर्फ, ठीक है? इसकी सिर्फ रीडिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड नो दिस। 17.24 फिगर है, पेज नंबर 573 डेविडसन के ऊपर। ये प्लीज पढ़ लेना, सिर्फ रीडिंग करनी है, इसको याद मत करना, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बाकी जो मैंने मैनेजमेंट लिखी है इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ये ही पेपर में तुमसे पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन वो थोड़ी बेहतर लिखी हुई है, वो तुम्हें थोड़ा सबसे, उसकी मैंने समरी लिखी हुई है, बस ये समझो कि उसकी मैंने समरी लिखी हुई है, वो तुम्हें थोड़ा बेहतर बता देगी। आगे चलते हैं। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है क्यूट एक्सपिरेशन में? नंबर 1 पीईएफ अगर 75% आ गई है पेशेंट की, जो आपने उसको डिस्चार्ज मेडिसिन दी है, आपने उसको स्टार्ट कराई है, वो स्टेबल हो गया है, तो आपने उसको डिस्चार्ज कर देना है और साथ में उसको फॉलो अप कर देना है 2 दिन का। दैट्स इट, ठीक है? दिस इज ऑल। एज लॉन्ग है उसकी पीईएफ उसकी 75% पे आई है, उसको आपने डिस्चार्ज मेडिकेशन स्टार्ट कराई है, वो स्टेबल हुआ है, उसके ऊपर डिस्चार्ज करो और 2 दिन बाद वापस बुला लो, ठीक है? और ये हो गया। दिस is all of the stuff that you need about asthma. सही है? और we don't have anything more to discuss. अब बाकी सबको किसी कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछते जल्दी से। मैं थोड़ी देर रुकूंगा, थोड़ा सा जो स्कैन का पार्ट रहता है मैंने उसको वो एक्सप्लेन करना है। तो बेशक बाकी जिसने जाना है दे कैन फ्रीली गो, यू कैन लीव दी क्या कहते हैं रूम। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अपने, अगर तुम लोगों ने देना है क्या कहते हैं फीडबैक देना है तो बता दो, मैं खोलता हूँ मेंटी तुम लोगों के लिए। किसी ने फीडबैक देना है या यू आर ओके विद एवरीथिंग? अच्छा, यू वांट मी टू, चलो ठीक है 5+ लेक्चर्स पे दे देंगे फीडबैक। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। रोज मेंटी के चक्कर में पढ़ना बड़ी मुसीबत है वैसे भी। चलो हम जल्दी से मैं ले जाता हूँ, तुम लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ जैसे मिशाल ने बोला, ठीक है? मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा, वैसे ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, वो कोई मसला नहीं है। जब ये खत्म होगा ना सब कुछ तो ये सारी स्लाइड्स तुम लोगों को दे दूंगा, यूज कर लेना बेशक। अच्छा सकैन बेशक अपना माइक ऑन कर लो, हम डायरेक्टली बात करते हैं। मुझे बताओ कि हमने कहाँ कहाँ तक सुनो मिशाल, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें बाद में ना स्लाइड्स दे दूंगा व्हेन वी आर डन विद 3-4 ऑफ दिस चैप्टर्स ना, तो इसके बाद मैं स्लाइड्स तुम्हें दे दूंगा। अब मैं इफ आई गो ओवर देम तो फिर टाइम लग जाएगा ज़रा ज़्यादा। सही है? 9-10 पे क्लास ओवर होनी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑन टाइम, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। और आई होप टू सी यू गाइस टुमारो। कल हम COPD करेंगे, सही है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। चलो सकलैन, यस, चलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। तुमने कहाँ से पिकअप किया था? यार मैंने पिकअप किया था क्लिनिकल फीचर्स के बाद उधर से मुझे टेस्ट बताओ, से। स्लाइड का बताओ। उसके साथ हाँ, इस स्लाइड से, प्रीवियस स्लाइड से। जैसे इस हाँ, ये मैंने आंसर किया था क्वेश्चन। ये देख ली तुम्हें, ये वाली स्लाइड समझ आ गई थी तुम्हें? यस। अच्छा चलो हम पीछे जाते हैं इसके। इससे बस मैंने यही बताया था बेसिकली कि अस्थमा में होता क्या है। अब तुम फिजियोलॉजी बताई थी कि अस्थमा में इन्फ्लेमेशन हो रही है, म्यूकोजा बढ़ रही है, लूमेन का डायमीटर कम हो रहा है, की वजह से यस। नहीं पहुंचेगा। तो मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। बेसिकली एयरवे हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत सारे स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं और जाके म्यूकोजा में फंस जाते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, वो इन्फ्लेम करेगा और ल्यूमन का डायमीटर छोटा हो जाएगा। सही है? जिसकी वजह से क्या होगा, यस। जो एयर फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा उस एरिया से और व्हीजिंग की आवाज आएगी क्योंकि आपने एयर के जाने की जो जगह है उसको पतला कर दिया है। यस ठीक है। अब तुम इस पिक्चर में देखो, बंदे की पिक्चर है लेफ्ट साइड पे,
और राइट साइड पे देखो स्वेलिंग हुई हुई है, एयर वेंटिलेशन हो रही है। ठीक है, गेटिंग इट। अब खुद बताओ कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी एक पेशेंट जिसकी इस तरह की एयर इन्फ्लेमेशन है। डेफिनेटली जो है वो डिस्निया तो होगा उसे। हाँ, डिस्निया होगा, साथ में उसको पिंग होगी, उसको वीज होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। लीव तो यस, ठीक है, और अब जो कफ टाइप भी हो है सकती ना, वो है। दो किस्म के होते हैं। एक तो एक्यूट एक्सेस्पिरेशन होता है हम्म, और एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्रॉनिक का मसला ये होता है हम्म, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो फाइब्रोसिस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और जो आपकी एबिलिटी ऑफ द लंग्स होती है ना टू टेक इन एंड टेक आउट एयर, वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस कर जाती है। क्रॉनिक अस्थमा में ये होता है। एक्यूट एक्सेस्पिरेशन में ये होता है कि सडनली अटैक होता है और एक बहुत बुरे तरीके से एयरवे इन्फ्लेम होती है और सांस आना बंद हो जाता है। ठीक है, यस ठीक है। आगे पैथोफिजियोलॉजी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई थी, बस मैंने इसलिए बताया था कि आईजीई जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको आप लेवल्स मेजर करते हो। मास सेल्स, बेसोफिल और एओसिनोफिल्स ये सारे इसको मीडिएट करते हैं, और इसके Mediate करते हैं। इसके सारे मतलब कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स यही हैं। समझ आ रही है? यस, तो सारी यहाँ पे पैथोलॉजी देखो है ना ल्यूकोट्राइन सही। इनहिबिटर्स इसलिए दिए है क्योंकि यहाँ पे ल्यूकोट्राइंस इंक्रीज कर रही हैं। देखो नीचे ल्यूकोट्राइंस दे दिए तो फिर एयरवे ब्रोंकियल हाइपर यस यस। रिस्पॉन्सिव, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। यार ये आपने मास सेल स्टेबलाइजर्स नहीं बताए, वो भी तो होते हैं ना ये क्रोमोनिल वगैरह, ये जो यूज होते हैं नॉर्मली मेडिकेशन। निडोक्रोमोलिन और ये था, ये पता है डेविडसन वालों ने रिकमेंड नहीं किए हुए। हाँ, ये ना कैप्लन में और स्केच अच्छा अच्छा। रिकमेंडेड है, लेकिन डेविडसन में रिकमेंडेड नहीं है। कैची इतने अच्छे तरीके से बताता है लेकिन कैपलॉन में लिखा कोई नहीं अच्छा हुआ मैनेजमेंट खास तौर पे इसकी। बड़ी हाँ, मिक्स कैप्लन ने बहुत लिखी हुई है। बकवास लिखी हुई है, आई नो। जो डेविडसन की और स्केची की ना, दैट इज द बेस्ट। कैची बंदा देखे और डेविडसन पढ़े, कैपलॉन तो फजूल है, टाइम जाया कर रही है। हाँ, कैप्लन ना करो। कैप्लन कैप्लन में बहुत बुरा दिया हुआ है, टर्मिनोलॉजी बकवास तरीन दिया हुआ है। तुम डेविडसन से देखो एस्थमा को, और स्केची से देखो। मैंने भी स्केची और डेविडसन की थी एस्थमा के लिए, सिर्फ एस्थमा और सीओपीडी भी बल्कि नहीं कहता, स्केची की थी सिर्फ डेविडसन। बाकी तो मैंने बेसिकली स्केची की है। अब पैथोफिजियोलॉजी ये है कि एयरवे हाइपर एक्टिविटी होगी, एटोपी होगी, स्किन पे की एक्टिविटी और रेज्ड आईजीई लेवल्स होंगे। ठीक है, एटोपी मतलब कि पेशेंट को हिस्ट्री है पुरानी, जिसमें हिस्ट्री में उसकी फैमिली हिस्ट्री आ सकती है, वो किसी एलर्जन, डेंडर या फिर इस तरह की चीज से एलर्जिक है, या डस्ट है, या माइट्स हैं, या फिर कोई एनिमल है उसकी वजह से है। एयरवे हाइपर एक्टिविटी में तुम्हें बता दिया है। रिमॉडलिंग ऑफ द एयरवेज एंड फाइब्रोसिस क्रॉनिक अस्थमा में होता है, ये भी मैं तुम्हें कहूँ। एक्सरसाइज में क्या होता है कि ना, जो एक्सरसाइज में ना बहुत ज्यादा जल्दी से आप सांस लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होते हैं तो लंग फील्ड बहुत ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। ठीक है, जब वो ट्रिगर होंगे तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होगा। समझ आ रही है? फिर उसके बाद एस्प्रिन सेंसिटिविटी होती है। अब एस्प्रिन सेंसिटिविटी का तरीका क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एस्प्रिन का बंदा लेगा तो साइक्लोऑक्सीजनेस, जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे वो रिड्यूस, वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इनहिबिटर है ना उसका। यस, तो क्या होगा कि सारी जो पाथवे ना वो ल्यूको ब्रोंको जाएगी, कंस्ट्रक्शन कराएंगे। और वो ल्यूकोट्राइंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि साइक्लोऑक्सीजनेस उन्होंने सामान ने कहीं तो जाना है ना, शंटिंग होके वो कहीं तो जाएंगे, तो ल्यूकोट्राइंस बढ़ेंगे और एस्थमा हो जाएगा, एस्थमेटिक सिम्टम्स आएंगे। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि पॉसिगेनेटिक जो होते हैं ना एस्थमा, उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं, बाकी जो एस्थमास होते हैं उसमें इओसिनोफिल ज्यादा होते हैं। अब ये याद रखना कि पॉसिगेनुलोसिटिक एस्थमा का एक वेरिएंट है जिसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा आएंगे। सही है, आगे चले। गेटिंग इट। यस, अब यहाँ पे देखो कि ना, तीन किस्म के आपको, पहली डायग्राम देखो, दूसरी बेशक मत देखो। ठीक है, यहाँ पे आपने ना एक स्टिमुलस, पहली का तो समझ आ रहा है, क्या हुआ, पहली की समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है बताओ? उसमें यही है ना कि यानी कि जो है एस्मास की जो टाइप्स हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उसमें हिस्टामिन की कंसंट्रेशन कितनी जो है वो, कितनी कंसंट्रेशन जो है वो एफईवी में रिडक्शन कर रही है। हाँ, गुड। तो बेसिकली जितना ज्यादा इस्तेमाल होता जाएगा
उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होता जाएगा ऐसे ही है, कि जितना हिस्टामीन जो है वो स्ट्रेस उतना होगा ज्यादा इफेक्टिव। जल्दी रिएक्ट करेगा वो। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऐसे ही है। इनके हाँ हाँ, लो कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामीन जो है वो रिडक्शन कॉज कर रही है सीवियर में। हाँ एग्जैक्टली यही पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। देख लिया तुमने ये? हाँ, ये यहाँ से मैंने कंटिन्यू ज्वाइन किया था। यहाँ पे कोई चीजें तुम्हें समझ ना आ रही हो? नहीं, मुझे सारा समझ आ रहा है, ये मैंने देखा था इस्तेमाल। कल आज मैं कैप्लन से डेविडसन से देख लूंगा, तो कल फिर सीओपीडी करते हैं। फिट सीन है। मुझे बताओ ये तुम्हें क्लास कैसे लगी? क्लास अच्छा सीन है यार, रिवीजन ठीक है, बंदा कुछ ना कुछ तो गेन होगा ही ना। चीजें देखता रहता है बंदे को, एक रिटेन होती रहती है। सही है। फिट अच्छा ज़िया, कल और भी लोगों को ज्वाइन करा दें। हाँ हाँ, जिसको जितने मर्जी लोग को अगर आप पता नहीं है। बस ठीक है, कल मैं सारे अपने बॉयज जो है ना वो ज़िया और अहमद और अब्दुर्रहमान को बता दूंगा। बता देना, मैं अराउंड 100 लोगों को एक वक्त में दे सकता हूँ लेक्चर यहाँ पे। ठीक है, 7:55 तक है ना? 7:55 to 9:10। 7:55 पे आते हैं हम, ठीक 8:10 तक स्टार्ट करते हैं और पूरे घंटे की क्लास करता हूँ हर रोज। ओके, बेस्ट। ठीक है, फिट सीन है। चलो फिट है यार, चलो ओके जी, इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। ठीक है, हाँ, बहुत फिट सीन है, बहुत फिट सीन है, अच्छा मजा आया। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।